फिर आता है हमारा कॉमन बस सिस्टम। हमें रजिस्टर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ना अब इतनी सारी वायरिंग होगी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो एक कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे हम रजिस्टर में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो ये स्कीम है द मोस्ट एफिशिएंट स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन इन ए सिस्टम विथ मैनी रजिस्टर। बहुत सारे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की स्कीम है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं बुक में एक फिगर है ये रही। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें रजिस्टर हैं जो भी हमने पढ़े अभी, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, सो ऑन। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, जो आउटपुट है, वो हमें डेटा रजिस्टर में डालना है, यानी कि इनपुट लेना है। तो हम वो कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। तो एक्यूमुलेटर जो है पहले उसका जो आउटपुट है हमें बस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये जो ग्रे लाइन दिख रही है ये सब में कॉमन है, देखो सब इससे कनेक्टेड है। तो ये जो आउटपुट है बस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 लिखा हुआ देख रहे हो। 4 क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 सेलेक्टर हैं, ये सेलेक्टर है, ठीक है, ये बाइनरी सेलेक्टर है। जब हम बाइनरी वैल्यू 4 आएगी ना, बाइनरी वैल्यू 4 कब आती है, 100 पे। अगर हम इसमें 100 देंगे तो ये 4 नंबर का जो आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट ट्रांसफ़र हो जाएगा बस में। अब बस से हमें डेटा रजिस्टर में लेना है ना, तो डेटा रजिस्टर का जैसे ही हम लोड, LD मतलब लोड इनपुट एक्टिवेट कर देंगे ना, तो वो आउटपुट जो है डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी टाइप से बस काम करती है, ठीक है। जिसका लोड इनेबल होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिसका सेलेक्टर, ये अगर हमें कोई भी रजिस्टर सेलेक्ट करना है हम उस बाइनरी से सेलेक्ट करेंगे और उस रजिस्टर का डेटा बस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस से वो कोई भी ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक दो चीज़ नोटिस करने वाली हैं थोड़ी सी। पहली बात, एड्रेस रजिस्टर जो है मेमोरी से जुड़ा हुआ है। मेमोरी का एड्रेस हमेशा 7, देखो यहाँ 7 है, 7 मतलब 111, ठीक है। 111 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7 आता है। तो 7 पे मेमोरी एक्टिवेट होती है। और जो एड्रेस रजिस्टर है वो कनेक्टेड है मेमोरी से। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए क्योंकि ये मेमोरी में से रीड करता है, जो भी एड्रेस होगा रीड करने के यूज़ में आता है। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ देखो, IR रजिस्टर में इंक्रीमेंट और क्लियर वैल्यू नहीं है। इंक्रीमेंट और क्लियर है सब में, दो में नहीं है, बस एक IR में और एक आउटर में। IR में इसलिए नहीं है क्योंकि इसे ज़रूरत नहीं पड़ती इंक्रीमेंट और क्लियर करने की। ये लोड इनपुट है इसमें बस इसलिए ताकि ये लोड जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड हुआ, मेमोरी से रीड होके IR में आता है। इंस्ट्रक्शन बताया ना मैं क्या होता है, जो रीड हो गए IR में आएगा उसके लिए हमें लोड चाहिए होता है। बाकी हमें बस ये ट्रांसफ़र, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा डिकोड करेंगे, उसे डिकोड करते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, आएगा आगे चैप्टर में। इसमें नहीं होता और आउटर में भी नहीं होता। दूसरी चीज़, आउट आर जो रजिस्टर है वो बस में इनपुट नहीं देगा कभी भी, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है, मतलब आउटपुट देगा लेकिन बस में नहीं देगा। बस से लेता है वो हमेशा। मान लो डेस्कटॉप पे उसे कुछ प्रिंट करना हुआ तो वो बस में कभी इनपुट नहीं देगा, वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है। इसलिए कोई भी लाइन इसकी बस से कनेक्ट नहीं है आउटपुट वाली, इनपुट ले सकता है ये, ठीक है। सेम ऐसा ही इनपुट के साथ है, इनपुट ये बाहर से लेगा और बस में ट्रांसफ़र करेगा एक्यूमुलेटर से वो आउटर में जाता है, प्रोसेस होके आउटर से डायरेक्ट बाहर चला जाता है, बस में उसका इनपुट नहीं जाएगा। तो ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे। बैक टू द टॉपिक, कंप्यूटर बस सिस्टम हमने देख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेसिफिक आउटपुट इज सेलेक्टेड बाय बाइनरी वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल्स S3 S2 S1, सॉरी 0 हो गए, S0 S1 S2 सिलेक्शन वेरिएबल से सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ। द पर्टिकुलर रजिस्टर हुज LD लोड इनपुट इज इनेबल्ड रिसीव डेटा फ्रॉम द बस। जिसका लोड इनपुट इनेबल होगा वो रिसीव करेगा। और आउटपुट लेना तो हम बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल से आउटपुट उसका जो भी एक्टिवेट करेंगे बस में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ तक था ये टॉपिक। एक और चीज़ है नोटिस करने वाली, बस में एक्यूमुलेटर में देखो 3 जगह से इनपुट आ रहा है। पहला एडर एंड लॉजिक सर्किट, ठीक। दूसरा इनपुट रजिस्टर, और खुद बस से भी यहाँ से डेटा रजिस्टर से 3 जगह से इनपुट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है,
तीन इनपुट आते हैं। वन सेट ऑफ 16 बिट कम्स फ्रॉम AC, वन सेट ऑफ 16 बिट इनपुट कम्स फ्रॉम डेटा रजिस्टर, वन सेट ऑफ 16 बिट इनपुट 8 बिट इनपुट सॉरी कम्स फ्रॉम इनपुट रजिस्टर। ओके, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ये वो मेन चीज़ थी समझने वाली जो चैप्टर में है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ये देखो, ये जो हमने अभी देखा था ये एक फॉर्मेट था ना, यहाँ पे आई बिट है, ऑपरेशन कोड है, एड्रेस है, तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तीन टाइप के होते हैं, अभी हमने एक पढ़ा है, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो वैसे चार होते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली में दो पढ़ लिए, एक ज़ीरो वाला डायरेक्ट एड्रेस और एक इनडायरेक्ट, हमने दो पढ़ लिए, दो और रहे हैं, तो टोटल ये तीन या चार टाइप के होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो मैं पहले बताता हूँ इनके नाम, बेसिकली हम सुन लेते पहले। ए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ये जो हमने पढ़ा था ना ये अभी मेमोरी रेफरेंस था, i इज इक्वल टू 1 है तो इनडायरेक्ट है, 0 है तो डायरेक्ट एड्रेस है। फिर आते हैं हमारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनकी पहचान क्या है, ऑपरेशन कोड 111 होता है, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होती है, अभी बताऊंगा मैं। दो हो गए, एक तीसरा होता है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तीन टाइप के हो गए, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इन्हें हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी रजिस्टर, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आई बिट रहती है, डिपेंडिंग अपॉन 0 और 1, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। 3 बिट का ऑपरेशन कोड रहता है और यहाँ पे एड्रेस फील्ड रहती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन कोड की जो 3 बिट्स होती हैं ये हमेशा 1 और 1 रहते हैं, 111, ये हमेशा 111 रहती हैं, और इनपुट आउटपुट में भी ये 111 रहती हैं, इसमें 111 नहीं रहती, ये दोनों 111 रहती हैं इनमें। उसके बाद अब मोड बिट में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर मोड बिट में 0 है तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर उसे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करेगा। अगर उसके यहाँ ऑपरेशन कोड में 111 है और यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ मोड बिट में 1 होता है तो अब कंप्यूटर उसे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की तरह रीड करेगा। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि एड्रेस रजिस्टर इसका ब्लैंक है, ठीक है। रजिस्टर रेफरेंस में हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी हम देखेंगे इसके इंस्ट्रक्शन जिस टाइप के हैं, और इनपुट आउटपुट में भी नहीं। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ना किसी और चीज़ के लिए काम आ जाते हैं। ये काम आ जाते हैं हमारे, ये जो 12 बिट्स हैं, ये 12 बिट्स हो जाती हैं इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। रिकॉग्नाइज़ कैसे, जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो भाई ये वाला इंस्ट्रक्शन है, ये वहाँ 1 है तो ये वाला है, यहाँ 1 है तो ये वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, बुक में एग्जांपल दे रखा है। ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, हम इसकी बात कर रहे हैं इस टाइम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्लियर AC, क्लियर E, कॉम्प्लीमेंट AC, कॉम्प्लीमेंट E। ये 4 बिट में क्यों लिखे हैं ये अभी मैं बता दूंगा, ये 16 बिट के रहते हैं वैसे। तो ये 12 जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक तरीके से ये 12 बिट यूटिलाइज हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो हम यूटिलाइज कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर मैंने 111 चेंज कर दिया तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रहेगा ही नहीं, तो मैं 4 बिट तो इसमें टच ही नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये बाकी बिट बची हमारे ऑपरेशन के लिए। मेमोरी रेफरेंस में क्या था, ऑपरेशन कोड रहता था, ऑपरेशन कोड के हिसाब से जो भी ऑपरेशन कोड है एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एंड ऑपरेशन लगाएंगे या ऐड ऑपरेशन लगाएंगे, LDA ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये सब रहता था ऑप कोड में। लेकिन यहाँ ऑप कोड वाला पार्ट ऑलरेडी किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो ऑपरेशन के लिए हम ये एड्रेस वाला पार्ट यूज़ कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट में भी सेम यही कंसेप्ट है। 4 बिट तो ऑलरेडी यूटिलाइज है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, और बाकी के बिट हम यूज़ कर लेते हैं ऑपरेशन कोड के लिए, ठीक है। अब ये बताता हूँ ये 4 का क्या कंसेप्ट है। देखो ये इसमें ना सारी चीज़ 010101 में होती है, लेकिन वो लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है और अंडरस्टैंड भी समझ में दिक्कत आती है, अंडरस्टैंड करने में भी। मैंने बताया ये 16 बिट का रहता है। तो अगर हम ये जिस फर्स्ट चैप्टर में थी शायद 16 बिट का है, उसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी में रहता है, इस बाइनरी को हम
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करके वो 16 बिट का कोड 4 बिट का रह जाता बस, यानी कि 4 बिट यहाँ पे, 4 बिट यहाँ, 4 बिट यहाँ, 4 4 जा 16, तो ये 16 बिट का कोड सिर्फ 4 बिट का रह जाता है। इसका ये एडवांटेज है। उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये 7 है, जितने भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बिगनिंग में सब में 7 है, बाद का चेंज हो रहा है लेकिन शुरुआत का सब में 7 है। अब वो 7 है, इसका मतलब समझते हो आप, जैसे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, वो कह रहा है ये वाली चीज़ 7 है, यानी कि शुरुआत की 4 बिट की वैल्यू क्या है 7, और ये ऑब्वियस ही है क्योंकि अगर हम लगाएं अपना 8421, तो अगर हम टोटल करेंगे 4, देखो मैंने बताया ना रजिस्टर रेफरेंस में शुरुआत में 0 रहता है और ये वाली 3 बिट 1 रहती हैं, तो अगर हम लगाएं तो 4 × 1 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 इज़ 7, तो ये 7 बैठता है, इसलिए यहाँ पे 7 है। ठीक, इनपुट आउटपुट में चारों बिट 1 रहती हैं, तो हमें सारी प्लस करनी पड़ेंगी, यानी 8 + 4 + 2 + 1। जब हम इन सबको प्लस करेंगे यानी कि 8 + 4 12 14 15, और 15 को हम कैसे लिखते हैं, F से लिखते हैं। हेक्साडेसिमल और बाइनरी अगर कन्वर्ट करोगे, जैसे 9 के बाद 10 जो आता है वो उसमें A से लिखा जाता है, 11 B से, 12 C से, तो इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे तो 15 F से लिखा जाएगा। इसी वजह से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सारे हैं उनमें F है। ठीक, और चीज़ समझते हैं, देखो इसमें काउंटिंग चल रही है, 0 चल रहा है, मतलब यहाँ 0 है तो ऐड कर, 1 है तो ऐड कर, 2 है तो LD है। यहाँ पे देखो आप 6 है, ओके, 6 के बाद इसमें 7 नहीं है, डायरेक्ट 8 है। 7 इसलिए नहीं है क्योंकि वो 7 हमारा यूटिलाइज हो गया ना इसको, अगर वो 7 जैसे ही रिकग्नाइज करेगा, जैसे ही उसे यहाँ पे 7 मिल गया ना, वो समझ जाएगा ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 7 है और यहाँ F है शुरुआत में। हेक्साडेसिमल कोड मैंने समझा दिया अपना, मतलब बेस्ट। हेक्साडेसिमल एक अलग ही कंसेप्ट है, मैं बस इतना बता सकता हूँ, 16 बिट है, 4 बिट के ग्रुप कर दिए जाते हैं और वो फिर वो 4 बिट का कोड रह जाता है। बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रखा है। जब हम 0 कन्वर्ट करते हैं तो वो 7 आता है, 4 टाइम्स 1 को कन्वर्ट करते हैं तो वो F आता है, इसीलिए शुरुआत में 7 है और F है। तो अभी हम समझते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल 2 टाइप के होते हैं। ये बुक में ना बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो अभी हम मेन चीज़ें समझ लेते हैं जो मेरे को समझ में आई, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है हार्डवायर कंट्रोल और दूसरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्डवायर कंट्रोल क्या होता है, ये ना फिजिकल पार्ट से बनता है, जैसे कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड विथ गेट्स, डिकोडर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, इन सब से हार्डवेयर चीज़ों से। ठीक है, तो इसलिए हार्डवायर्ड कंट्रोल कहते हैं। ये बहुत फास्ट होता है, इसकी एडवांटेज है, ये फास्ट होता है, लेकिन अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि ये वायरिंग में और इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस मांगता है। दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। ये क्या होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, यानी कि मेमोरी में स्टोर होता है। इसका एडवांटेज क्या है, मॉडिफिकेशन इज़ ईजी, मॉडिफिकेशन आसान है, अपडेटिंग माइक्रो प्रोग्राम, बस हमें माइक्रो प्रोग्राम को अपडेट करना होता है। ये कुछ इसी टाइप से थ्योरेटिकल था बुक में। टाइमिंग सा बस ये समझ लो, इंस्ट्रक्शन जैसे अभी मैंने बताया ऐड इंस्ट्रक्शन है एग्जांपल, एंड अब ये इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन रखते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। तो उन माइक्रो इंस्ट्रक्शन की टाइमिंग के लिए हमारा कंसेप्ट आता है टाइमिंग और सीक्वेंस काउंटर का। ठीक है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन रीड होता जाता है, टाइमिंग और सीक्वेंस काउंटर बढ़ता रहता है। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, T0 था, यानी कि T0 पे ये चीज़ अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा रट लो। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे ये हो जाएगा 1, फिर उससे नेक्स्ट पे
ये हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जब हमारा रीड हो चुका है पूरा, ठीक है, पूरा एंड जो है हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, लास्ट में सीक्वेंस काउंटर होता है, वो हम 0 पे सेट कर देते हैं सीक्वेंस, ताकि दोबारा वापस जाए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करें। ये चीज़ थी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, हमने उसे रीड करा, रीड हो गया तो वो वापस जाएगा, पूरी साइकिल चलेगी ताकि वो ये वाला इंस्ट्रक्शन भी रीड कर पाए। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, T0 T1 T2 इंस्ट्रक्शन टाइमिंग कंट्रोल है, सीक्वेंस काउंटर लास्ट में 0 हो जाता है इंस्ट्रक्शन रीड या एग्जीक्यूट होने के बाद। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं, और जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम रीड करने जाते हैं ना, प्रोग्राम काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था प्रोग्राम काउंटर का यूज़ होता है, ठीक है। जब ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड होगा, नेक्स्ट पे हम जाएंगे, सीक्वेंस काउंटर होने से पहले ही हो जाता है, नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आ चुका होगा ऑलरेडी, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन और रीड होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो मैंने अभी बताया ना, इसको हम थ्योरेटिकली ऐसे लिखते हैं। इसकी साइकिल को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने फैच किया, जो इंस्ट्रक्शन है हमने फैच किया, ठीक है। फैच करने के बाद अब हम उसे डिकोड करना है। जैसे डिकोड में क्या होता है, पता चलेगा हमें कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस है, मोड बिट चेक करेंगे, 111 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिकोड में ये भी होता है कि हाँ कौन सा इंस्ट्रक्शन है, जैसे एंड है, ऐड, बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रक्शन है ना। फिर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पर्टिकुलर सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि फैच के बाद डिकोड होता है, इसके बाद ऐसे समझ लो आप एग्जीक्यूट ही होता है डायरेक्ट। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और होता है, और वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेमोरी में होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, एड्रेस ऑफ एड्रेस होता है ना इनडायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन में। तो हमें वो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है हमें रीड करना होता है, तो उसके लिए एक स्टेप उसमें बढ़ जाता है, बाकी सब में 3 रहते हैं। तो ये जो आपको मैं साइकिल है मैं दिखा देता हूँ, और फ्लो चार्ट भी हम जब ये फ्लो चार्ट आएगा ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये वाली चीज़। इंस्ट्रक्शन साइकिल जैसा कि मैंने अभी बताया, फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, रीड द इफेक्टिव एड्रेस एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 4 स्टेप थे। अब हमें बहुत मेन चीज़ आई है समझने की। देखो सबसे पहले फैच कैसे होगा, ये सब ना जो लिखे हुए हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, और हम इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। यही है मेन पार्ट चैप्टर का, बाकी सब तो थ्योरेटिकल था, मेरे हिसाब से यही मेन पार्ट है। देखो रीड करने का ना कुछ प्रोसेस होता है, और ये हमेशा सेम रहेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो 3 इंस्ट्रक्शन है, ये ऐसे ही रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन रीड होगा उसका एड्रेस स्टोर रहता है इनिशियली, ठीक है। तो उसे हम पहले एड्रेस रजिस्टर में डाल देंगे प्रोग्राम काउंटर को। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर T0 पे, यानी कि पहले स्टेप में एड्रेस रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर डाल दिया हमने, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप है, हमें उस इंस्ट्रक्शन को रीड करना है ना। वो इंस्ट्रक्शन रीड होके कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जैसा कि नाम है उसका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। क्या इसको लिखने का ये तरीका होता है, जो भी मेमोरी में से रीड होगा वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। टाइमिंग सिग्नल क्या होगा, T1 होगा यहाँ पे, है ना। सीक्वेंस काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए टाइमिंग सिग्नल चेंज हो रहे हैं 0 से 1, ओके। और इसी टाइमिंग सिग्नल पे एक चीज़ और होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्राम काउंटर +1, ओके। तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया, अब क्या है, प्रोग्राम काउंटर में एक इंक्रीमेंट भी कर दिया, क्योंकि तभी जब नेक्स्ट साइकिल चलेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होगा, ताकि वो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड कर पाएँ। जैसे ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी वहाँ पहुँच जाएगा। आगे चलते हैं। ये सब चीज़ जो हुई, ये हुई T1 पे, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्या है, हमें डिकोड करना है, हमें डिकोड करना है। डिकोड करने में भी 3 चीज़ें, देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR के 3 पार्ट होते हैं, तो वो 3 अलग अलग डिकोड होंगे ना। जैसे ऑपरेशन कोड डिकोड होगा, ठीक है, उसकी जो मोड बिट है आई में जाएगा क्या, IR का 15 बिट, यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है 15 होती है ना, वो चली जाएगी आई में, और एड्रेस में डालेंगे उसका एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे क्या, उसका एड्रेस। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के हमने 3 पार्ट कर दिए। मोड बिट 15 जो है वो मोड बिट में गया, और ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे हमारे 0 से लेके 11 तक, एड्रेस रजिस्टर में। तीनों पार्ट हमारे डिकोड होने के लिए चले गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ओवरऑल प्रोसेस जो है, ये दोनों चीज़ तो हुई फैच जो हमने पढ़ा अभी, और ये हो गई डिकोड। ओके, अब हमें एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 3 टाइप होते हैं ना, मैंने बताया मेमोरी रेफरेंस रजिस्टर। तो पहले हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हम उसे उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। इनपुट आउटपुट है तो अलग से एग्जीक्यूट होता है, फैच है मेमोरी रेफरेंस है तो वो अलग टाइप से एग्जीक्यूट होता है। यही चीज़ मैं आपको एक फ्लो चार्ट है बुक में बहुत बढ़िया, उससे बताता हूँ। देखो स्टार्ट में सीक्वेंस काउंटर 0 रहता है, ओके, फिर आता है उसके बाद टाइमिंग सिग्नल 1। टाइमिंग सिग्नल में हमने पीसी का कंटेंट हमने AR में डाल दिया ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। एड्रेस रजिस्टर में डाला ना, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में पहला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है, वो हमने एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया। जैसे ही हमने एड्रेस रजिस्टर में डाला, फिर हम उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेंगे। एड्रेस रजिस्टर से, यानी कि एड्रेस रजिस्टर की मेमोरी में जो है, जो हमारा एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन हमने IR में डाला, और उसी टाइमिंग सिग्नल में ही हमने प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट भी कर दिया T1 में। अब जो इंस्ट्रक्शन हमारा रीड हो चुका है, ठीक है, वो IR में है, IR से हमें उसे डिकोड करना है। अब तो क्या डिकोड करने के लिए 3 बिट 12 से लेके 14 तक 3 पार्ट होते हैं IR के। 3 बिट चली गई इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के लिए, ठीक है, एड्रेस वाला एड्रेस में चला गया, और 15 बिट जो है यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो आई में चली गई। यही चीज़ हमने पढ़ी थी पहले भी। अब यहाँ पे केस है जो हमने पढ़े थे, D7 लिखा हुआ है। D7 का मतलब क्या है यार, D7 का मतलब कुछ नहीं है, अगर सेवन है तो इसका मतलब क्या होता है, 111 होता है, 111। तो अगर इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर वो ऑपरेशन कोड की जो 3 बिट हैं, ऑपरेशन कोड की जो 3 बिट हैं, अगर वो 111 है, यानी कि D7 ट्रू हो जाएगा, राइट। ट्रू होके ये वैल्यू 1 देगा। जैसे ये 1 होगा तो हम समझ जाएंगे कि या तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या इनपुट आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद हम मोड बिट चेक करेंगे, जिसे हम आई कहते हैं। मोड बिट अगर 0 रहती है तो हमने पढ़ा अभी कि वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रहता है। अगर मोड बिट 1 रहती है तो वो इनपुट आउटपुट रहता है। अगर मोड बिट 0 है यानी कि RR इंस्ट्रक्शन है, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे RR इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट होने के बाद सीक्वेंस काउंटर हम 0 कर देंगे ताकि कंट्रोल वापस ऊपर चला जाए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका प्रोसेस। अगर रजिस्टर अगर D7 में 111 है और मोड बिट में आई है, यानी कि आई में 1 है, तो इसका मतलब वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, ठीक। इनपुट आउटपुट रजिस्टर है तो हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर उसमें सीक्वेंस काउंटर 0 करके कंट्रोल वापस ऊपर चला जाएगा।
अगर D7 में 111 नहीं है तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, हमने पढ़ा था अभी। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में भी दो केस हैं मोड बिट के। अगर 0 होती है तो वो डायरेक्ट एड्रेस होता है, 1 होती है तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस होता है। डायरेक्ट एड्रेस में हमें T3 पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट में हमें एड्रेस रजिस्टर में वापस से एड्रेस रीड करना होता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव एड्रेस चाहिए ना हमें, तो इसलिए एक ही स्टेप इसमें बढ़ जाता है। तो एड्रेस रजिस्टर में वापस से एड्रेस, मतलब एड्रेस जहाँ पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी हमें AR में चाहिए। AR में मेमोरी चाहिए जो AR है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे पता है। एड्रेस ऑफ एड्रेस। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो ये डिकोड का बेसिकली यही फंडा था कि डिकोड करेंगे हम कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वही चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट में सीक्वेंस काउंटर 0 होता है सब में, वापस कंट्रोल ऊपर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन T3 पे एग्जीक्यूट होते हैं, ये भी T3 पे होते हैं, और जो मेमोरी है वो T4 पे एग्जीक्यूट होंगे एक्चुअली, क्योंकि T3 हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा चला जाता है मेमोरी को रीड करने में। तो ये याद रखेंगे, यह भी हमें आगे काम आएगा। फैच और डिकोड, ये तीनों जो थे फैच और डिकोड ये सेम रहते हैं। अब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको वो दिखाया था ना, अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का। देखो ये सारे हमारे RR रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे टाइप के हैं ना, जितने भी हैं 12 होते हैं शायद। तो ये 12 इंस्ट्रक्शन ना यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, मान लो जैसे CIR है, सर्कुलेट राइट, मान लो इंस्ट्रक्शन था सर्कुलेट राइट, यहाँ पे स्टार्ट में सर्कुलेट राइट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाया। तो ये फैच किया, यहाँ पे उसे डिकोड किया, डिकोड करने के बाद यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से माइक्रो कोड बनाएगा, यानी कि CIR के लिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ये प्रोसेस है बेसिकली। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सर्कुलेट राइट हो चुका है, सर्कुलेट राइट होने के बाद सीक्वेंस काउंटर 0 वापस ऊपर। यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी है, इस 4 लाइन का मतलब समझते हैं। क्या कह रहा है, मैं पहले नीचे की बॉटम 2 बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाली लाइन क्या है, D7 I कॉम्प्लीमेंट T3। थोड़ा सा समझते हैं। D7 यानी कि 111, मैंने बताया ना, यहाँ पे 1 है तो यानी कि 111। I कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, तो यानी कि 111 और I बिट 0 किस में रहती है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। तो ये उसकी पहचान है। तो इसे ऐसे लिखा जाता है कि D7 होगा, I कॉम्प्लीमेंट रहेगा, T3 पे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, अगर मैं मोड बिट 1 कर दूं तो यानी कि 111 और मोड बिट भी 1, चारों 1 किस में रहती है, इनपुट आउटपुट में। तो देखो यहाँ यही चीज़ लिखी है, D7 I T3 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब ये दोनों मेमोरी इंस्ट्रक्शन के लिए सिमिलरली D7 कॉम्प्लीमेंट रहेगा दोनों में। ऑफ कोर्स I बिट में अगर 1 है तो इनडायरेक्ट होता है ना, तो हमें दोबारा से एड्रेस रीड करना पड़ेगा। यहाँ I कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, अगर 0 है तो वो डायरेक्ट एड्रेस होता था, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमने फ्लो चार्ट में भी देखी थी, राइट।